आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 वेकअप सेशन 2025 के लिए AFNS की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं और जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे पास आ रहे थे वो आपके साथ शेयर किए जा रहे थे। और आपने देखा होगा तकरीबन मैंने अभी तक जो है वो 40 तक एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, सिर्फ ये जो पिछले 4 से 5 दिनों में हुए हैं। तो ये MCQs हैं, कुछ ये आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अगर किसी को स्क्रीन का कोई इशू आ रहा हो तो वो काइंडली दोबारा ज्वाइन करेगा क्लास को। बाकी मैसेजेस भी आपके देखे जाएंगे सारे। अच्छा, ये ना कुछ क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स में जो कि आपको करने चाहिए, रेवोल्यूशन पर मिनट वाले, यानी कि कन्वर्जन्स वाले आ जाते हैं। बहुत सिंपल हैं, शायद कुछ बच्चों को ये मुश्किल भी लग रहे थे। ओके, तो अच्छा ये है जी, कन्वर्ट करना है आपने 30 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में। आपको ना इतना पता होना चाहिए कि जो रेवोल्यूशन होती है ये किसके बराबर होती है बच्चों, पता है आपको? यानी कि आप ये कहते हैं कि ये वाला जो एक सर्कल होता है, ठीक है, इसमें जब कोई भी चीज़ रेवोलेट करती है, घूमती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इसने 2 पाई तय की है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, पहले जो रेवोल्यूशन पर सेकंड आपके पास गिवन हो ना, ठीक है, बल्कि RPM दिया हो, रेवोल्यूशन मिनट दिया हो, आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई के बराबर आ रहा होगा। अब कैसे हम करेंगे, 30 RPM में, इसको मिनट में है ना, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये यहाँ से ख़त्म होकर रेवोल्यूशन पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। फिर क्योंकि हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो एक सर्कल है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम 1 रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। बच्चे मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ ना आप रट्टा लगा लें इस फार्मूला को कि अगर आपके पास कोई इस तरह का आ जाता है RPM वाला, तो आपने किस तरह उसे कन्वर्ट करना है। पहले नंबर पे मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, यानी 60 से डिवाइड कर लें, और दूसरा स्टेप ये होगा कि 2 पाई से बस उसको मल्टीप्लाई कर दें, बस इतना काम है। इसी तरह आगे भी ये गिवन है, MCQs इसी टाइप के ही हैं। तो ये है कि ये सिर्फ ना वैसे ज़रा रिपीट हुए पड़े MCQs उसी टाइप के। तो जैसे अब यहाँ पे जो है ना, ये एक आपको गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई के बराबर है, ये आपको पता होगा। अच्छा, क्या गिवन है कि 2 पाई रेडियन पर सेकंड, इसे रेवोल्यूशन इन मिनट यानी कि RPM में कन्वर्ट करना है, उसका उल्ट करना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। फिर 120 डिग्री पर सेकंड है, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये ना दरअसल चीज़ें सारी आपने FSC में पढ़ी हुई हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब हम पाई बाय 180 से इसे करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री जो होता है ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन फार्मूलाज को ना देखना पड़ेगा। देखें, एक चीज़ होती है आपको पता नहीं होती, अब आपको ये पता लग गया कि भाई इस टाइप के आ सकते हैं, तो इसका मकसद यही है कि आप इनको देख के जाएं। फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए आया हुआ है, इसमें वो जो फिसागोरस वैसे कहते हैं, पैथागोरस भी कहते हैं, तो इससे आप करेंगे जो भी आपके पास गिवन है इनका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर लेके फिर इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा
इसको आप सोल्व करेंगे। फिर मोमेंटम का फार्मूला आ सकता है, फोर्स वगैरह का आ सकता है। ये सिंपल है सारे, ठीक है। अच्छा जी, इसको देख जाइएगा, ठीक है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी वाले हैं ना, इसके फार्मूलाज देख जाइएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फार्मूलाज हैं ना, इनको कम से कम आप लाजमी देखें, जो सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी है, इसी तरह जो आपके पास होती है एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, उसका भी आपने फार्मूला देख के जाना है। वैसे उसमें से आया नहीं, ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ, ये भी आपकी बुक लाइन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इन, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा गया है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से एमसीक्यूज आया हुआ है, यानी कि फोर्स एंड मोशन वाला जो चैप्टर है ना बच्चे, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको फार्मूलाज देख के जाने हैं आपने लाजमी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। अच्छा, जिसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही वो दोबारा ज्वाइन करे। बच्चों क्लास को दोबारा ज्वाइन करें अगर आपके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन वर्किंग है। ओके, तो ये एक ना क्रॉस प्रोडक्ट आया हुआ है ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, साइन लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने पढ़े हो ना क्रॉस प्रोडक्ट वाले, यानी इसे ये है, ये क्रॉस आ रहा है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट हम कह देते हैं। फिर इसी तरह डॉट प्रोडक्ट भी होता है, ए डॉट बी, ठीक है, इस टाइप के। ये वेक्टर्स वाले फार्मूला से है। तो साइन को ना आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बताया गया कि पैरेलल वेव्स हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ पैरेलल होती है, यानी ऐसे ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है, ठीक है, 0 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, साइन थीटा है ना, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है? 0। तो जब 0 यहाँ पे फिल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा स्लो स्लो करवाऊँ? अच्छा, मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखें, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ पैरेलल है उसके दरमियान एंगल कितना होगा, यहाँ लिख के बताएं मुझे, शाबाश, जल्दी से पार्टिसिपेट किया करें ताकि चीज़ें आपको याद रह जाएं। वो होता है 0। अगर कोई चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर हो, इस तरह हो, तो वहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा होता है? 90 का, ठीक है। अगर दो चीज़ें एंटी पैरेलल हों इस तरह से, यहाँ पे एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री का। ये हैं आपकी बेसिक चीज़ें, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कॉस थीटा किसके बराबर, यानी कि इसके अंदर क्या वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, और साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी तो क्या आएगा। इसमें ना आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 0 के लिए और 90 के लिए क्या है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्ट हैं, यानी कि थीटा की जगह पे अगर हम ये लिखें कॉस 0, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। और यहां पे साइन की जगह पे देखें साइन 0, तो ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि रट्टा लगा लें कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। जब हम 90 के ऊपर देखेंगे, क्योंकि मैं दो चीजें बताई ना आपको, इसके लिए भी देखना है, इसके लिए भी। अब हम देखते हैं साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के, ठीक है। और काज 90 किसके बराबर होता है? 0 के, ठीक है। तो ये चीज़ों को ना आप याद कर लें, अपने पास लिख लें, कहीं नोट्स बना लें इनके, फिर आपको नहीं भूलेंगे। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये पूछा गया है। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये ना दरअसल आपको इसमें से फिर ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब है इसमें। देखें जैसे NaCl है ना, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आइस के अंदर बच्चे कौन सा होता है? वैक्स वगैरह देखें, ठीक है, ये भी एक और चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आपने ये चेक करना होता है कि किसके अंदर कौन सा बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर आपने जब ये पढ़ा होगा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला, बल्कि ये किस में गिवन होगा, आई थिंक उसमें गिवन है
जहाँ पे सॉलिड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, वहाँ पे सारी हैं, यानी मेटालिक बॉन्ड हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ें गिवन है। अब ये भी आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, वनेडियम के बारे में वहाँ पे बताया गया हुआ है। फास्टेस्ट डिफ्यूजन कहाँ पे हो रही होती है, तो इसमें वो जो ग्राहम लॉ है ना वो अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ये है कि इस तरह के ना एमसीक्यूज होते हैं पैट बस, यानी ये वाले ऑप्शंस हैं तो ऐसे ही आएंगे, तो इनको आप रट्टा लगाने की भी ट्राई कर लिया करें। वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वो सारा वो फार्मूला बनाएं, वहाँ पे फिल करें वैल्यूज़, तो इतना नहीं टाइम होगा। तो इसमें बस ये देख लें, यानी इसमें बस ये चीज़ होती है, अगर कोई लाइटर गैस है ना, ठीक है, यानी कि बहुत हल्की गैस है, वो क्या कहते हैं मोलर मास वगैरह को हम देखेंगे, तो वो सबसे जल्दी डिफ्यूज़ करेगी, ठीक है। ये वाला आप इसमें कंसेप्ट याद रख लें। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको पता ही है, क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी थोड़ा सा वैसे ना वो इस तरह से है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे देखें दो चीज़ें होती हैं, एक है ऑक्सीडेशन, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? ये सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो है ये अगले बंदे को ऑक्सीडाइज करते हैं, अगले बंदे के इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ख़ुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि ये खुद गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये हिसाब होता है इसका। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में है। फिर लिमिटिंग एजेंट आपको पता है, ये इसके दो तीन पॉइंट्स वहाँ पे गिवन है कि ये पहले जो है वो कंज्यूम होता है, और भी इसका एक दो पॉइंट्स हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एवोगाड्रोस लॉ है, तो ये भी देख लें आप। एसिडिफिकेशन रिएक्शन ये कहाँ से उठाया गया है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, उसको तो आपने देख के जाना है। अच्छा, अब ना एक बच्ची का मुझे मैसेज आया हुआ है, सर जी अब क्या करें, नोट्स में से एमसीक्यूज नहीं आ रहे, बच्चियाँ बहुत फेल हो रही हैं, क्या करें। आपको जब पढ़ाया गया था ना, मैंने उससे रेलिवेंट जो भी चीज़ें बताई हैं ना वो आपके वहाँ पे काम आ रही हैं। बच्चे पता क्या करते हैं, वो कहते हैं जी पास पेपर में एक एमसीक्यूज गिवन है ना, ठीक है, जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, ये एमसीक्यूज गिवन है जी, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो वो इस चीज़ को रट्टा लगा के जाएंगे, अच्छा जिसका कीटोन आएगा कीटोन आएगा, उसको इतनी नहीं होगी कि भाई आप ये भी देख जाओ अगर सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है ऑक्सीडेशन से, तो प्राइमरी से क्या बनेगा, टर्शरी से क्या बनेगा, क्योंकि आपने उस सारे टॉपिक को कवर करना होता है। आपको ये आइडिया मिलता है कि अच्छा ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आती हैं। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, वो जस्ट उसी चीज़ को ही रट्टा लगा के जाते हैं, तो बच्चे ऐसा तो नहीं करना ना, मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा। मुझसे जितनी बार भी बच्चों ने पूछा है कि सर आपके सिर्फ पास पेपर्स कर जाएं तो काम बन जाएगा, मैंने उन्हें यही कहा है कि बच्चों जो चीज़ें मैं आपको और भी एक्स्ट्रा बता रहा होता हूँ ना, ये जो लेक्चर्स मैं देता हूँ फिर इनको देने का क्या फ़ायदा है। एक ऐसा बच्चा जो मेरे पास आए, या जैसे मैंने देखे हमारे मोस्टली जो पास पेपर्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में लीक भी किए हुए हैं, अब जी पास पेपर्स उनके पास चले गए, ठीक है, उन्होंने देख लिए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमने जब इनको डिस्कस किया था तो हमने क्या चीज़ें बताई थी कि आपने और क्या कुछ रीड करना है, ठीक है। तो इन लेक्चर्स का मकसद यही होता है। बाकी रफ वर्क का एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा हुआ है, रफ वर्क का मैं आपको बता दूं, कुछ सेंटर्स में अलाउ है, ठीक है, कुछ सेंटर्स में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक वो कराची का पढ़ रहा था, वहाँ पे एक बच्ची कर रही थी और वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने रोका भी, लेकिन वो बच्ची करती रही है, तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर हम मुल्तान की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, भी वहाँ पे माहौल जो है वो सख्त है, वहाँ पे रफ वर्क नहीं अलाउ करे, इसलिए बाकी सेंटर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन तकरीबन एक्सपीरियंसेस में ना लिखा होगा, आप उन एक्सपीरियंसेस को देखा करें। ओके, अगर किसी को अच्छा लाहौर का कह रही है बच्ची की अलाउ है, ओके हो गया, तो ये ना आप एक्सपीरियंस देख लिया करें। मुझे नहीं याद बच्चे अब इतने सेंटर्स हैं, मैं किन किन का याद रखूं। अच्छा, ये पॉलीमर वो माइक्रोमोलेक्यूल में से आया हुआ है, ठीक है,
बेसिक अमाइन, अब देख लें कि ये कितनी बार पूछा गया, पहले भी एमसीक्यू आया हुआ था, इसको रट्टा लगा जाएं अभी सही। ग्रिगनर रिजेंट का आपको पता ही है, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर मास भी पता है। ऑस्टियोक्लास्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये ट्रीटेड बाय, ये भी एमसीक्यूज आ रहा है कि मीट्स कंटेन हैप्लॉइड। इसका मतलब क्या है, जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, यानी बॉडी के बाकी सेल्स हैं, वहां पे क्या होते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 46 होंगे, यानी 23 का पेयर होगा, पेयर होगा तो ये कितना बनेगा 46। लेकिन जो हमारे गमीट्स होते हैं, ठीक है, या जर्म सेल्स भी आप कह सकते हैं, जैसे कि स्पर्म्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, एग है, तो इनके पास क्या होगा बच्चों, इनमें आपके पास 23 क्रोमोसोम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची है हमारी इकरा कदीर, तो उन्होंने जो है इनिशियल टेस्ट अपना क्लियर भी किया है और आपको तकरीबन ग्रुप में गाइड भी कर रही होती थी, उनको मैंने एडमिन बनाया हुआ था, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ भी थोड़ी सी बात करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ताकि आप लोगों को और बेनिफिट हो कि जो एक बच्चा वहाँ का माहौल देख के आया हुआ है। तो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें, फिर हम जी ये है कि आप लोगों से ही वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलें, अब ना ये इंसुलिन वाला आ गया, आयोडीन डेफिशिएंसी, हार्मोन्स वाला चैप्टर लाजमी देख के जाना है बच्चों, ठीक है। इसको ना रट लें, इसमें से जो मेन चीज़ें हैं ना वही आएंगी। अच्छा, कभी भी ये मत सोचेगा कि वो बहुत ज़रा डीप जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल एमसीक्यूज होंगे। अब आपने कई वो एक्सपीरियंस पढ़े होंगे ना, बच्चों ने क्या कहा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, स्ट्रेस में नहीं आना, आपने बस खुद के ऊपर आपने बिलीफ रखना है। तो जब ये चीज़ें होंगी ना, आप सारे एमसीक्यूज को ठीक कर सकते हैं। चीज़ें पढ़ी होती हैं, वहाँ पे जाकर स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो 84 एमसीक्यूज कर आ रहे होते हैं वर्बल के, और 64 करके आ रहे होते हैं उसके नॉन वर्बल के। ये चीज़ें ना आपको इतना थका देती हैं, जैसे किसी का अगर वर्बल ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि ज़्यादा सी बात है भी 84 एमसीक्यू जल्दी नहीं हो पाते, तो आप इसी चीज़ का स्ट्रेस लेके एकेडमिक का सत्यानाश कर देते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के जाना है, कोशिश करें मेडिक्स ने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है ना, जो हमारे टेस्ट सेशंस वगैरह पड़े हुए हैं, उनको काइंडली देख लिया करें, ठीक है, वहाँ पे उनको सोल्व किया करें, ताकि आपकी यहीं से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, फिर ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, मैं जस्ट आपको ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अगर इस तरह को एमसीक्यूज आ जाता बायोएनर्जेटिक्स में से, NADH और FADH2, ये कितने ATP बनाते हैं, NADH ये आपके पास बना रहा होता है 3 ATPs, ठीक है, और ये कितने बनाता है, ये 2 बना रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा जाए कि भाई 9 NADH से कितने ATPs बनेंगे या इससे कितने बनेंगे, तो ये बातें आपने याद रखनी है। आफ्टर ओव्यूलेशन द रैप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट्स टू, बेसिक चीज़ है अभी, ये आपने पढ़ी होगी, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, येलो बॉडी भी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, एक बच्ची कह रही है कि सर आपके लेक्चर शो नहीं हो रहे। बच्चे यूट्यूब पे ना हमारे लेक्चर सारे इस तरह शो नहीं होते, जो पेड यूज़र्स हैं उनको हमने एक्सेस दी हुई है, उनको हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, सिर्फ वो उनके लिए हैं। ये तो अब जो लेक्चर चल रहे हैं ये हमने फ्री क्यों है कि चलो ठीक है सारे बच्चे इसे देख लिया करें, फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो हमारे बच्चे इसके ऊपर बड़ी मेहनत हो रही होती है, ये टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है। ये देख लें, कैल्शियम एसीटेट से है, फिर क्लोराइड। चलें इसको ना हम बस एंड ही करते हैं, इंग्लिश के देख लेते हैं किस टाइप के आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इनको आपने देख के जाना है लाजमी। और एक बच्चे यहाँ पे फ़ीस की बात कर रही है। बच्चे हमारी टोटल 1600 फ़ीस है, उसमें हमारे सारे पोर्टल की एक्सेस भी है, लेक्चर्स जितने हो चुके हैं आगे होंगे सब की एक्सेस है। मैं ना आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ इंग्लिश का। बच्चों आपको याद है किसी को किस में हमने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था? किसी को याद हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। बच्चे फ़ीस हमारी कम ही है, ये शुरू से ही हमने कम रखी हुई है। आप लोग काइंडली मुझे मैसेज कर लीजिएगा, नंबर जो हमारा मेडिक्स का है। अच्छा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना एक्चुअली डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, सिमिली, मेटाफर, इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं, पर्सोनिफिकेशन वगैरह।
तो ये सब कुछ ही आपने उसमें करना होता है बच्चों। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे मिल नहीं रहे। बहरहाल जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स देखे हुए हैं, अच्छा लेक्चर 6 या 5, ये अच्छी बच्ची है, इसको याद है, नताशा। ओके बच्चे, बाकी रिप्लाईज़ वगैरह मैं देना स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली बच्चों मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्टडीज़ होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जिनको रिप्लाईज़ नहीं मिले इंशाल्लाह उनको मैं रिप्लाई दूंगा, आज रात यही काम करना है। बस 1 मिनट, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ना सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर करवा दूँ, फ़ायदा हो जाए आपका। बच्चे इसमें भी नहीं है, कंडीशन सेंटेंसेस 7 लेक्चर। ओके, बच्चे लेक्चर्स आपने डाउनलोड करके कौन क्या करना है? एक बच्ची कह रही है सर आप किस इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर रहे हैं? बच्चों आपको भी मेरे बारे में इतना ही नहीं पता, थोड़ा बहुत तो सर्च करके रखा करें कि ये सर हैं कौन। ओके बच्चों, तो ये आ गया है। अच्छा आप यहाँ पे देखिएगा, छोड़ दो बाकी चैट को, छोड़ें यहाँ पे, ये चीज़ें देखें, ये ना आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, इनकी एग्जांपल्स आप नोट कर लें, ये बच्चों को मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सिमिली में क्या होता है, लाइक या एज आ रहा होता है, यानी ये वर्ड उसके अंदर गिवन होते हैं। जैसे एग्जांपल, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, जिसे आप उर्दू में पढ़ा था आपने, तशबीह देना, ठीक है, की तरह, ये जिसमें ये वर्ड आ रहे होते थे, तो एज या लाइक। और मेटाफर जो होता है ना, इसमें डायरेक्ट हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसमें लाइक और एज नहीं होता। जैसे इस्तारा भी जैसे हम कहते हैं, किसी से उदार अल्फाज लेने, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कोई माँ कहती है मेरा शेर आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका कोई जो है वो शेर कोई रखा हुआ है उसने, नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, टाइम इज़ अ थीफ, तो इसका मतलब क्या है कि वक्त जो है वो वैसे पता नहीं इसका मतलब मीनिंग से क्या बनेगा, लेकिन थीफ का वैसे यानी दिया गया, यानी ये भी किसी से उधार लिया गया, इस्तारा है। फिर इसी तरह पर्सोनिफिकेशन होती है, इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भूल गया है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि ऐसी क्वालिटी जो इंसानों के अंदर होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसे किसी और चीज़ में कैसे डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यानी जो हवा है उसने सरगोशी की। सरगोशी कौन करते हैं, इंसान करते हैं ना। इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी जब लेक्चर दिया था, कि जब दो लड़कियां आपस में बैठ के ऐसा बातें कर रही होती हैं तो उसको हम सरगोशी कहते हैं। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके एक्सपीरियंस में आई हुई है बच्चों, अगर आपने देखा हो, एलिट्रेशन यानी कि सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा। उन्होंने आपको इस तरह के एग्जाम्पल दे देनी है, पीटर, पीपर, पिक्ड, आ पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, जो वावल्स के अलावा हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो इनसे स्टार्ट हो रहे होंगे और वही वर्ड बार बार रिपीट होना चाहिए, यानी जैसे पी रिपीट हो रहा है। अच्छा, फिर हाइपरबोल क्या होता है, यानी कि किसी भी जो चीज़ है ना उसको इतना बढ़ा के पेश करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कि हाइपर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन,
इसको मैं आपकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ जो आपकी लाइफ में हो रहा होता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे बैठे पिछले 10 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ, हालांकि हुए 10 मिनट भी नहीं होते, लेकिन हम क्या कहते हैं जी 10 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरबोल कर रहे हैं। फिर इसी तरह ओनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स, द बीज बर्स्ट एंड द फायर क्रैकल्ड। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को ना, यानी कि बीज बर्स्ट जो फायर होती है, ठीक है, यानी आग लगती है, और क्रैकल्ड यानी जिस तरह वो होती है ना, आवाज़ आ रही होती है क्रैकल की, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, तो इस तरह हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है, आयरनी क्या होता है, व्हेन द, बच्चे स्क्रीन शो सबको हो रही है, सिर्फ आपका इशू आ रहा है, दोबारा ज्वाइन करें। व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन्स, यानी कि जो चीज़ आपने सोची होती है उसके उल्ट होती है। ठीक है, इमेजरी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है, दैट अपील्स टू द सेंसेस, यानी कि इसमें कोई जब बात की जाती है ना तो आप समझ जाते हैं कि यार इसकी ना इससे हमें सेंस कैसी आएगी। ठीक है, जैसे द अरोमा ऑफ फ्रेश ब्रेड, यानी कि जो एक ताज़ा रोटी थी उसकी जो खुशबू थी। ठीक है, जब इस तरह चीज़ों को यानी कि पेश किया जाए ना तो आप उसकी इमेजिनेशन बना लेते हैं। तो बच्चों ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीमोरॉन भी होता है जिसमें अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एक अच्छा और बुरा, ठीक है, या बिटर स्वीट, तुर्श और मीठा। और जो पन होता है इसका मतलब है अ प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन ह्यूमरस, जो कुछ ना चीज़ों को क्या कर रहा होता है कि उसको मजाक बना रहा होता है उनका। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और हाइपरबोल, ये पहले 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने साथ ही आपको यहाँ पे कवर करवा दी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपसे ना सेंटेंसेस के बारे में बच्चे पूछा जाता है कि सेंटेंस कौन सा है। हमने इसके बारे में भी आपको पढ़ाया था, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, कम्प्लेक्स कौन सा होता है, सिंपल कौन सा होता है, कंडीशन सेंटेंसेस में चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड गिवन है सेइंग इज बिलीविंग। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, सेइंग क्या है, जिरंट, आपने पढ़ा होगा जिरंट क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, ये सारी ग्रामर की चीज़ें हैं। ये बच्चे आवाज़ अलाउ होगी, बाकी बस मैं आवाज़ की तरफ ही जा रहा हूँ ताकि वो जो है टाइम कम है। चलें अब बस ना हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इकरा कदीर बच्चे काइंडली आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मुझे चैट पे बताइएगा। इकरा कदीर बच्चे आप हैं यहाँ पे, चलें यहाँ पे आई थिंक अभी वो नहीं है, 1 मिनट। ठीक है बच्चे, मैं ना यहाँ पे माइक को ऑन करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो काइंडली आप माइक ऑन कीजिएगा। और यहाँ पे ना आपने बच्चों को बताना है शुरू से लेके, यानी आप घर से कैसे गई, सेंटर में इंटर होने का क्या माहौल था, या कि बच्चे पढ़ते तो हैं एक्सपीरियंस, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ना एक बार बयान भी कर दें। चले माइक ऑन कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप इधर कासिम हाल आ जाएं। या आप पूछ लें इधर इधर सिक्योरिटी गार्ड से। सर आपने पूछना है कुछ, ऐसे ही बता दें। बच्चे आप ना, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, मैंने कहा आप ना सारा बता दें इसमें, जैसे घर से निकलने के वहाँ पे फिर सेंटर में क्या माहौल था, क्वेश्चन किस तरह से आए हुए थे। अच्छा सर। सर मेरा तो रोल नंबर में टाइम जो था ना टेस्ट का, तो 10 to 12 था ना, 10 AM to 12 PM, 12 PM सॉरी।
तो मैं तो टाइम तो देखने बगैर ही मैं चली गई, लाइक मैं 8:30% तक पहुंच गई थी ना। तो क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस था तो इतना हमें पता था कि टाइमिंग को प्रॉपर देखते नहीं ये लोग, मतलब सिर्फ सेंटर हॉल को फिल करना होता है, उन्होंने टाइम नहीं, स्टूडेंट के टाइम नहीं देते कौन से टाइम पे टेस्ट होना है उनका, बस जिस टाइम चले जाए इंटर कर देते हैं वो लोग। तो मैं 8:30 को पहुंच गई सेंटर, तो घर से तकरीबन 2 आवर्स डिस्टेंस में था। तो फिर मैं जैसे ही इंटर होगी वहाँ पे चेकिंग वगैरह हो गई सब, और जैसे ही हम इंटर हो गए तो वेटिंग रूम में ही हमें वो रोल नंबर स्लिप दिए जा रहे थे। तो वहाँ वो फॉर्म हमने फिल कर दी, फिर अपने रोल नंबर के साथ अटैच करवा दी उन्होंने, उस पे एक पिक्चर भी अपनी जो है वो लगानी थी ग्लू के साथ, तो वो सब कुछ लगा लिया, फिलिंग करवा दी। उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो गई, उस पर स्टैंप वगैरह लगने थे, लाइक मैट्रिक डीएमसी एंड एफएससी डीएमसी, इन पे सर्टिफिकेट उन पे जो है उन्होंने स्टैंप लगाने थे, और बाकी सर्टिफिकेट्स को भी उन्होंने देखना था, वेरीफाई करना था, तो वो सब कर दिया। देन मैं तो डायरेक्टली चली गई हॉल के बाहर, जो क्लर्क वगैरह बैठे होते हैं तो उन्होंने कहा कि अंदर जगह है, तो मैंने कहा कि मैंने जाना है अंदर, तो मैं डायरेक्टली चली गई, बस वेट नहीं किया। और हाँ, जाने से पहले वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वहाँ हमारा एसआरसी पेशावर था, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, लाइक फुल प्रॉपर चेकिंग होती है, बॉल पॉइंट पेंसिल कुछ भी साथ ना ले जाए, और ना कोई एक्स्ट्रा पेज, सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने पहले देखने थे। तो मैं उनकी पेंसिल ले भी गई थी अपने पास अपने साथ, लेकिन वो जो है बाहर मैंने जमा करा दी फिर, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था, कुछ भी अलाउड नहीं था अंदर। तो उसको रोक कर दिया और फिर इंटर हो गया हाल में, बैठ गए, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सेट था, टेस्ट स्टार्ट हो गया। पहले जो है सैंपल टेस्ट दे देते हैं, हर एक टेस्ट का जो है जो पोर्शन भी स्टार्ट होते हैं, मतलब लाइक पहले वर्बल, देन नॉन वर्बल, देन एकेडमिक, देन पर्सनैलिटी, तो जो भी पोर्शन स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो है 5 सैंपल टेस्ट है, 5 एमसीक्यूज का सैंपल टेस्ट होता है, वो फिल करने होते हैं पहले, वो एमसीक्यूज वो सॉल्व कराने होते हैं, उसके बाद आपका सी प्रॉपर टेस्ट शुरू होगा। तो वो सब कुछ लॉगिन करा दिया, रोल नंबर वगैरह सब कुछ, देन उसके बाद वर्बल टेस्ट स्टार्ट हुआ। वो मैनेजेबल टाइम हो गया, मैनेजेबल था टाइम भी जो है प्रॉपरली हो गया। इतने जब टेस्ट खत्म करे 84 एमसीक्यूज थे, तो मेरे पास 2 मिनट्स, सॉरी 1.5 मिनट मेरे पास बचे थे। देन मैंने एक दो क्वेश्चन जो स्किप किए थे तो वो मैंने फिर दोबारा कर दिए। उनके वैसे क्वेश्चन थे जिनका मुझे अभी तक खेल नहीं थे, मैं कौन सा लॉजिक चीजें मैंने खुद से तुक्का लगा लिया होगा उसमें। और बाकी ओवरऑल वर्बल जो है बहुत इजी था, अच्छे से हो गया। यही जो लाइव क्लासेस में डिस्कस होते थे जो जो, तो वही उसी से होता था, उसी के अकॉर्डिंग था, सीक्वेंस वगैरह वही फॉलो करने थे, कॉन्सेप्ट वही सेम था उनका, तो इजीली हो गया। लेकिन थोड़ा कुछ एमसीक्यू, मतलब 3-4 एमसीक्यू ऐसे थे जो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, तो उसका समझ ही नहीं आया था कि कौन सा सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, और ये तो चीज़ वो तो मैंने अच्छे आपको से हो बताई गया। थी बच्चों, लेक्चर्स जब दिए थे ना, मैंने कहा था कुछ एम से कुछ इस तरह के होंगे जिनमें कोई लॉजिक बनते ही नहीं होंगे, तो आपने यही करना है कि सिंपली उनको स्किप करना हाँ है बस। हाँ, वो मैंने स्किप किया था, और एंड में जब 1.5 मिनट रह गया था तो फिर बाद में मैं जो वो कर दिया, लेकिन वो खुद से बस कह दिया मैं तो कैसे। उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल हो गया, तो नॉन वर्बल जो है और बहुत इजी था, उसमें तकरीबन जितना मुझे पता है ना तो 64 एमसीक्यू होते हैं आई थिंक। तो टाइम भी काफी अच्छे से मैनेज हो गया, और क्वेश्चन ऐसे थे जैसे मतलब फुली कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह सकती हूँ कि वो सारे अच्छे से किए, लाइक अगर कोई गलत होंगे तो एक दो गलत होंगे, इतने अच्छे से हो गए वो। और वही मतलब कॉन्सेप्ट भी सेम सेम सिंपल वाले थे ना जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, आप लोगों ने पढ़े थे हमने, तो वो बहुत अच्छे से हो गया। नॉन वर्बल मेरा पूरे टेस्ट में नॉन वर्बल बहुत अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छा हुआ था ये पोर्शन। अच्छा। देन उसके बाद एकेडमिक आया, तो एकेडमिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरा वाला, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन जब बाद में देखा मैंने तो सब ने कहा था कि एकेडमिक बहुत ज्यादा जो टफ था हमारा, और स्पेशली फिजिक्स, देखिए फिजिक्स में जो है हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि इसमें जनरल फिजिक्स आएगी, लाइक डायमेंशंस, यूनिट, फॉर्मूलाज, यही आएंगे ना, यूनिट सिंबल वगैरह जो होते हैं यही आएंगे, लेकिन उसमें ऐसा मेरे टेस्ट में फिजिक्स का एक एमसीक्यू भी कोई डायमेंशन, फॉर्मूला, यूनिट से नहीं आया था, एक भी ऐसा नहीं था।
और सारे क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड और न्यूमेरिकल टाइप इतने थे, मतलब न्यूमेरिकल भी सिंपल वाले न्यूमेरिकल नहीं थे, लाइक एम या काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होता इस तरह के नहीं थे। किसी में हाइजीन प्रिंसिपल पता नहीं फॉलो करना होता है, पता नहीं कुछ ये मॉड्यूलस वाले से थे, ऐसे थे कि वो तकरीबन 2-3 मिनट में तो हल भी नहीं हो रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो उसने बड़ा परेशान कर दिया था कि ये किस तरह करेंगे ना, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं। फिर अकेडमिक में ऐसा होता है कि टाइम बहुत जैसे कि 50 MCQs होते हैं, और इंग्लिश और बायो तो ऐसा होता है कि उसमें जो है सोचना नहीं होता, ऐसे ही करना होता है, तो वो तो अच्छे से हो गया। और बाकी फिजिक्स और बायो में थोड़ा मसला है, तो केमिस्ट्री अच्छा हुआ था क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, और स्पेशली फिनॉल वाले चैप्टर जो उससे बहुत ज्यादा, मतलब मैंने एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं ना बाकी स्टूडेंट्स से, वो एकेडमी में भी एक दो अलग एकेडमिक एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं। तो फिनॉल से जो है काफी क्वेश्चन आते हैं फिनॉल वाले चैप्टर से, लाइक उसकी प्रिपरेशन से, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से, या फिनॉल के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उससे। हाँ आते हैं क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिनॉल वाले चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा आते हैं। मेरे वाले भी उससे आए थे फिनॉल से, तो फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला भी आया था मेरे क्वेश्चन से। तो केमिस्ट्री अच्छा हो गया था। फिजिक्स जो है वो हो गया अच्छा, लेकिन मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था ना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगाना था, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स थे। और कंसेप्ट भी किसी ने फॉलो करना था, मतलब उसमें न्यूमेरिकल ना हो, कंसेप्ट बेस हो, तो वो भी ऐसा पेचीदा टाइप का कंसेप्ट है जिनको समझ नहीं आता होगा। और अगर सोचे तो हमारा वो स्मार्ट कोर्स वाली FAC थी हमारी, तो उसमें हमारे स्मार्ट कोर्स तुमने ऑप्टिक्स वाला चैप्टर एक्सक्लूड किया था ना हमसे, और फिर इंडिकेट के लिए भी एक्सक्लूडेड था, तो हमने देखा ही नहीं था। और लग्जरी हमारा तकरीबन मेरा तो पोर्शन फिजिक्स का ऑप्टिक्स से ही आया था, ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही था, लेकिन बस शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके हो गया। हाँ इंग्लिश इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर से आते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और उसमें फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं ना, मेरे वाले में तो तकरीबन 5 to 6 MCQs जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से आए थे। मतलब एक क्वेश्चन दिया होता है कि वी शुड हेल्प ईच अदर, ईच अदर क्या होता है, या दिस बुक इज यूअर्स, तो यूअर जो है ये कौन सा प्रोनाउन है। इस तरह क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन मेरे टेस्ट में इसी के बेस थे, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मेरे वाले में एडवर्ब भी था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। तो सारे यही जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, इसी में ही होते हैं एमसीक्यूज इंग्लिश के। और बाकी बस यही था, तो वोकेबलरी से जो एक या दो एमसीक्यूज आए थे मेरे, और वो जो मैंने देखी थी यहाँ पे PDF था मेरे पास, तो उसमें तकरीबन 30 to 40 वर्ड्स थे, तो उसमें से ही आया था, तो वो तो कर लिया इजीली। तो बस यही था, केमिस्ट्री अच्छा हो गया था, ऑर्गेनिक में था। हाँ बायो में जो है बायो में जो क्रोमोसोम एंड DNA वाला चैप्टर जो है ना, उससे आते हैं, स्पेशली वो टर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, DNA का स्ट्रक्चर, इससे जो है रिलेटेड MCQs बहुत आते हैं, हेरिडिटी वाले चैप्टर से। तो इसमें जो है थोड़ा फोकस करें इस पर, इससे आते हैं, मतलब इस टाइप ये वाले बढ़ रहे हैं इस टाइम जो है MCQ सारे उसी से आए कि मतलब इंसान को ये सोचना हो कि यहाँ से आने हैं, वहीं से ही जो है नोट आए, क्योंकि पिछली बार जो हमने जितने भी एक्सपीरियंस देखे हैं तो वो सारे उसी से थे, जो कि सारे जनरल क्वेश्चन का टॉपिक थे। और इस बार जो जितने भी एक्सपीरियंस हम देखे हैं तो सारे अजीब अजीब टॉपिक से आते हैं, तो कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर ना छोड़े इस मेज पे, मतलब एक मिनट में इतना हर चीज को टच नहीं दिया जाता, क्योंकि इस बार जो है उन्होंने बिल्कुल अंदर अंदर से MCQ बिठाए होते हैं। और बाकी सेंटर्स का तो नहीं पता, लेकिन हमारा पेशावर सेंटर्स के तो पासिंग रेशो बहुत ज्यादा कम आ रही है, क्योंकि मेरे दिन पे 300 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट करना था, 300 एस्पिरेंट्स थी उस दिन, और उसमें हमारे 8 स्टूडेंट्स पास हो गए, टोटल 300 में 8 पास होगी, 8 ने जो है टेस्ट क्लियर कर दिया। उसमें फिर हम 5 जो है वो मेडिकली भी फिट हो गए, और हमें फॉर्म वगैरह भी मिल गया।
300 में 5 स्टूडेंट्स को, और बाकी 3 स्टूडेंट्स को जो है 2 को टेम्परेरी अनफिट कर दिया और 1 को परमानेंट जो है अनफिट कर दिया ड्यू टू हाइट इशू। तो अच्छा, जो हाइट का पिछली आपने दफा कितना तो बताया है, कितनी रिक्वायर्ड थी? हाइट तो इतना तो मुझे नहीं पता, सिर्फ 5.4 आई थिंक ये कह रहे थे, नहीं लेकिन 5.4 रिक्वायरमेंट। 5 फीट रिक्वायर्ड है ना, मेरे ख्याल में 152.4 सेंटीमीटर बनती है। जी सर। अच्छा चलें, बार मतलब हाँ कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे जी, थे मेडिकल के ऊपर। हाँ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करे थे, स्पेशली आई साइड में तो बिल्कुल भी नहीं करे थे कॉम्प्रोमाइज। आई साइट किस तरह चेक कर रहे थे, आई साइड ग्लासेस नहीं कर जिनको रहे लगी हुई थे, थी? ग्लासेस जिनको लगी हुई थी पहले तो उन सबको साइड पे कर दिया, उनके पहले चेकअप हो गए ग्लासेस वालों की, और हमने 2 को जो है सीएमएच भेज दिया, रेफर कर दिया, और बाकी सबको जो है 1-2 स्टूडेंट थी उन्हें तो फिट करा दे दिया उन्होंने। हाँ वो ऐसा होता है ना, ग्लासेस वाले को पहले मैंने बताया कि जिनको ग्लासेस लगी होती हैं उनको वो वहाँ पे जो भी टेस्ट होता है वो करते हैं। अगर उन्हें लगे कि हाँ नहीं यहाँ पे ये सही नहीं कर रहे, फिर वो सीएमएच में भेजते हैं लाजमी उन्हें कि आप वहाँ से फिट हाँ होके आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया। चलें ठीक है, इकरा कदीर आपका बहुत शुक्रिया। और ये है कि चलें बच्चों को एक पता लग गया है कि एक बच्ची वहाँ पे टेस्ट दे के आई है और उसने टेस्ट क्लियर भी किया है। तो मैं ना ये भी बात बच्चों को कहता होता हूँ, बच्चे देखें आपका पढ़ना जो है वो चीज़ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ना ये बात याद रखिएगा, आपकी लक भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किस्मत हुई ना, आपने जो तुक्के लगाए होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप कितना ही पढ़ के जा सकते हैं। आपने एकेडमिक का हर चीज़ पढ़ ली, आपने ये भी चैप्टर पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है कि जो आपने कभी देखा ही नहीं होता। तो बस कोशिश यही करनी है कि वहाँ पे ना बस कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ पहले माइंड में बैठा के जाएं कि टेस्ट आपका मुश्किल आना ही आना है और आपने तुक्के वहाँ पे लगाने ही लगाने हैं, और वो आपने जो तुक्के लगाने हैं वो बिल्कुल जो है वो ज़रा खुद को होशो हवास में रख के लगाने हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना वहाँ पे। अच्छा तो ये प्रकृति आप अपना माइक ऑफ कर लें। ओके सर। अच्छा वेट का बता दूं तो वेट जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है ना वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर आपका 50 केजी तक वेट है, इससे अबव है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका जो है वो 75 से अबव चला जाए। तो ये चीज़ें दोनों होती हैं, लेकिन अगर इसमें कोई इशू हो भी सही तो वो आपको टाइम दे देते हैं, वेट में फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हाइट है ना, अच्छा कुछ सेंटर्स में ना जैसे मुल्तान में मोस्टली मैंने सुना है ऐसा होता है कि यहाँ पे पहले वो हाइट चेक करते हैं बच्चों की, जिसकी हाइट कम हो ना उसको टेस्ट भी नहीं देने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेडिकल में जाके उन्होंने फिट हो जाना है, तो इसलिए हाइट पे कंप्रोमाइज़ कभी नहीं होगा। चलें अब कौन सा बच्चा बोलना चाह रहा है, यहाँ पे हाथ खड़ा करे। अच्छा जी, अक्सा जवेद मुगल, चलें बोलें जी आप। जी बच्चे बोलिए। गुड है। अच्छा मैं हम तो ये हमादुल्ला काइंडली अपना माइक ऑफ करें, अस्सलामुअलैकुम जिसने सर। बोलना है वो अपना माइक ऑन कर ले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि एकेडमिक जैसे डिफरेंट आ रहा है मतलब हर सेंटर में, तो मेरा मुल्तान सेंटर टेस्ट है 3 अक्टूबर को, हम्म। तो आप गाइडलाइन कर देंगे एकेडमिक में किस तरह करूँ लाइक अच्छे से, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने दिया था ना टेस्ट, तो हमारे साथ लास्ट ईयर इस तरह हुआ था कि मेरा वर्बल भी बहुत अच्छा हो गया था, नॉन वर्बल भी एकेडमिक में मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का हमें नहीं पता था, और ना ही मैंने जिस एकेडमी को ज्वाइन किया था उन्होंने गाइड किया था ना, तो 200 पर्सनैलिटी एमसीक्यूज वो मैंने स्किप कर दिए थे। फिर बाद में हमें पता चला कि वो जो एमसीक्यूज हमने नहीं किए ना उस वजह से हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। तो आप कुछ इस तरह की हमें गाइडलाइंस दे दें कि मतलब हमारा मेरिट भी बने और हमारी टेस्ट भी अच्छा हो जाए। अच्छा देखें, जो पहला स्टेप है ना यहाँ पे वो तो यही है कि आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब ना कई बच्चों ने कई जगह पे पूछा होता है कि सर हमारा टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, या इतनी बच्चियाँ होती हैं जिनके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं लेकिन बाद में उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं होती, उनको इंटरव्यू का कॉल क्यों नहीं आती। तो
यहाँ पे ना आर्मी में याद रखिएगा, जब भी आप किसी कमीशन ऑफिसर के बेस के ऊपर जाते हैं ना, यानी जितने भी टेस्ट आपका AFNS को हो गया, ये लड़कों के लिए होते हैं, PMA, AMC, ETC, तो इन तमाम में ना एक मेरिट क्राइटेरिया होता है उनका। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप अगर इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया आप आके ऐलान करवा दें कि जी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया अब मैंने आर्मी ज्वाइन कर लेनी है। नहीं, आखिरी स्टेप तक आप कुछ नहीं कह सकते होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके मराहिल बहुत हैं, इतने स्टेप्स हैं। आपका इनिशियल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको जो है मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फॉर्म चले गए, फिर इंटरव्यू की कॉल सब बच्चों को नहीं आती, कुछ ही बच्चे होते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर हर सेंटर का मेरिट बन रहा होता है, उसमें इनिशियल टेस्ट मेरिट मैटर करता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट की आपने बात की है तो ये भी शायद मैटर कर रहा होगा, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक पोर्शन है बस। और इसके बाद जो है आपके पास FSC के मार्क्स हैं। FSC के मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर जब ये इंटरव्यू भी हो जाते हैं ना, इंटरव्यू में कई बच्चे रह जाएंगे, कईयों की सिलेक्शन हो जाएगी, वैसे मोस्टली की सिलेक्शन हो जाती है। फिर आगे फाइनल मेडिकल चलता है, तकरीबन पूरा हफ्ता लग जाता है फाइनल मेडिकल में। फिर कई बच्चे वहाँ से भी रह जाते हैं, किसी का कोई ना कोई इशू निकल आता है। तो इस तरह से जाके जो है ना बच्चों, ये सारा स्टेप्स हैं। आपका काम ये है फ़िलहाल आगे के टेंशन ना लें, छोड़ दें बस। अभी अगर आपने अप्लाई किया है, इनिशियल टेस्ट दें, अच्छे से दें, ठीक है। अगर ये क्लियर हो जाता है फिर आगे के लिए आप अल्लाह से अच्छे तवक्कुआत रखें, बस यही मैं आपको कहूँगा। और कोशिश ये करें जो अभी एक्सपीरियंसेस वगैरह में आ रहे होते हैं MCQs, काइंडली उनको लाजमी देखें। जिन बच्चों के अक्टूबर में टेस्ट है ना उनको बहुत इजी हो जाएगा। आप लोग देखेंगे यही सारे MCQs दोबारा से रिपीट हो रहे होंगे, इसी तरह के कंसेप्ट आ रहे होंगे इंशाल्लाह। सर बस मेरे कंसेप्ट भी क्लियर है, पता नहीं बस मुझे डाउट होने लग जाता है कि मैंने ना अपना अच्छे से मैंने कंसेप्ट कॉलेज में भी क्लियर किया था, मेरे FSC में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो फिर साथ में FSC के बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, मैं वहाँ पे टीचिंग करती हूँ, मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं। बट पता नहीं फिर भी मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह एकेडमिक डिफरेंट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। बच्चों। देखो ना, एक बात याद रखें, आप लोग ना देखते हैं एक्सपीरियंसेस, हर बच्चा यहाँ पे ना सेम नहीं होता। हर बच्चे ने आपकी तरह नहीं पढ़ा होता। कई बच्चे ने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं, कुछ ने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो ये यहाँ पे भी मैटर कर रहा होता है। आप लोग सिर्फ एक्सपीरियंस देख के जब परेशान हो जाते हैं, नहीं, मैंने आपको पहले ये बात कही है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा काम आएगा। अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखिएगा। जितना आप पढ़ के गए हैं उसके बाद अल्लाह के ज़ात पे आप यकीन करके जाएं, इंशाल्लाह टेस्ट आपको बहुत अच्छा होगा। तो बस यही मैं चीज़ इसमें कहूँगा, बस कोशिश करें जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के ज़ात पे छोड़ के बस जाएँ, टेस्ट दें। जी सर, वैसे ऐसा ही है क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे एकेडमिक के ना 10 MCQs थे जिनमें ना मुझे कंफ्यूजन थी कि ये वाला राइट होगा या ये वाला। अब मैंने पहले वो कर लिए जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, जिनका मुझे पता था यही आंसर है ना, वो मैंने कर लिए। देन उसके बाद मैंने वो वाले स्किप कर दिए। फिर जब मैंने वो किए ना, मतलब मेरे पूरे 10 मिनट रहते थे 10 MCQs के लिए, तो क्योंकि एकेडमिक में टाइम बच जाता है, तो मैंने जब फिर जो है ना अपने तुक्के लगा लगा के और मैंने अपने माइंड पे जरा जोर दे के मैंने कहा ये मैंने पढ़ा है तो मुझे इसके बारे में याद होगा। फिर मैंने वो आके घर चेक किए, मेरे सारे MCQs ठीक थे। सही सही। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा 15 को टेस्ट है लाहौर सेंटर में। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जितने एक्सपीरियंस MCQs आ रहे हैं क्या इनमें से रिपीट होते हैं हर सेंटर के में से मिला के? बच्चे MCQs रिपीट होते हैं, लाजमी होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस पोर्शन तो समझोगे बस वो ही बार बार आता रहना है, वो तो आपके लिए मसला नहीं करेगा। एकेडमिक पोर्शन में जो एक्सपीरियंसेस में आ रहे हैं ना, आप उनके वो वाले रिलेटेड टॉपिक्स लाजमी पढ़ लिया करें। यानी डेली बेस पे जब आपके पास फाइल आ रही होती है या जो चैनल पे मैं शेयर कर रहा होता हूँ ना, आप अपने पास नोट कर लिया करें कि अच्छा ये टॉपिक जो है इन्होंने चूज़ किया है, तो आप उसको रीड दे लें, ये आपके लिए इनफ होगा। इंशाल्लाह रिपीट होंगे MCQs। श्योर सर। सर मैंने देखे है ना कल के बच्चे के लाहौर कितने सिंपल MCQs आए हुए थे, यूनिट पूछे हुए थे बहुत आसान से, तो क्या ये इस तरह के आते हैं, ज़्यादा मुश्किल आते हैं? ये मैंने वही बात की है कि भाई लक मैटर करेगी, ठीक है। किस्मत ने साथ दिया ना, ये ना ऐसा समझ लें, मैं आपको समझाता हूँ सिस्टम होता क्या है। पीछे जो है एक इनका क्वेश्चन बैंक पड़ा होता है, उसमें हज़ारों की तादाद में MCQs हैं। आप वहाँ पे टेस्ट देने गए हैं, अब ये कंप्यूटर की अपनी मर्जी है भाई, और आपकी किस्मत भी है।
कि अब जी। कौन से एमसीक्यूज आपको शो करवाता है, उसने उसी में से ही एमसीक्यूज कुछ ना कुछ पिक करने होते हैं। इसी तरह होता है कि जी। बच्चों का जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन इतना ज़्यादा आ जाता है, तो ये जी। लक की बात है सारी। बस तो बस अल्लाह से दुआ करके जी। जाइएगा कि आपका टेस्ट इजी आए जी। और आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब आप दूसरों से बात करें। जी और कोई हेलो, बच्चा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा 19 सितंबर को पन्नौत सेंटर में टेस्ट है। जी सर मैंने आपसे पूछना था कि आप जो ग्रुप में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, उनमें एक भी पन्नौत सेंटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं बच्चे, पनवाकिल के मैंने देखा है, उसमें हैं तकरीबन 3-4 एक्सपीरियंस तो लाजमी होंगे। सर एक एक आया हुआ है 8 सितंबर को, उसके बाद नहीं आया सर। चले मैं कोशिश कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं भी ना ये देख रहा होता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में या बच्चों ने जो शेयर किए होते हैं वहीं से उठा रहा होता हूँ। आगे मैं इसके ऊपर ही फोकस करूँगा, बेफिक्र हो जाएं आप। और इसमें सर ना ये जो एक चीज़ पंजाब वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, थोड़े जी, ये मुश्किल लगते हैं, तो सिंध वाले जो है वो अगर आ जाएं तो उससे आसानी हो जाती है। चले ये ना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, शेयर करूँगा। बाकी ना देखें, ये बच्चों की मर्ज़ी भी होती है। बच्चियाँ पता क्या करती हैं, अब जिनका फेल हुआ है टेस्ट, उन्होंने तो बिल्कुल आगे में कुछ बताना ही नहीं है। उन्होंने कहना बस ठीक है, हम क्या करें, फेल हो गया, अब हमारा क्या लेना देना है। जिनका पास होता है वो माशाल्लाह खुशियाँ इतना मना रही होती हैं कि वो हमारे मैसेज देखते ही नहीं हैं ठीक है। तो जी ये है जी कि सर। ये आप सर और लोगों ये के ऊपर पूछना था डिपेंड मैंने कि करता है। वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो जो पंजाब साइड में सेंटर में आ रहे हैं, वो इस हाँ हाँ, सिंध सेम वाले में वही, आएंगे। सेम वही आएंगे, वही आप करके जाएं, ठीक है। इंटेलिजेंस पोर्शन तो रिपीट हो रहा है बार बार। सर और नॉन नॉन वर्बल भी रिपीट होता है, जी, यही जो वो आपने करवाया पोर्टल पे। वो रिपीट होते हैं जो मैंने दिए हुए हैं ना। वो बच्चे आके मुझे बता रहे होते हैं कि सर वहाँ से एमसीक्यूज आए हुए थे। तो वो सबसे समझे टफेस्ट एमसीक्यूज हमने डाले हुए हैं, जो 60 एमसीक्यूज मैंने वहाँ पे दिए हैं, और सेम वही भी आ रहे होते हैं और कुछ और भी आते हैं, लेकिन वो इनसे ईजी होते हैं। अगर आपने वो वाले कर लिया तो वो दूसरे जो ईजी हैं वो भी हो जाएंगे। चलें और कोई बच्चा? सर जो आपकी क्लासेस है, इनका क्या प्रोसीजर है? ये कौन सा बच्चा बोल रहा है अभी? अच्छा बच्चे, हमारी जो क्लासेस सर हैं जो ना, आप ये प्रिपरेशन जो हम करवा कैरी रही हैं। करवा रहे हैं ना, आप सिंपली मुझे मैसेज करेगी, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उसमें सारा तरीकाकार बताऊंगा। 1600 हमने फ़ीस लेनी है आपसे। अगर आपका जी टेस्ट जल्दी जी है सर, वो यानी जो कि आपने 10 लेक्चर्स में करवाए ना और जो पोर्टल पे करवाए, उनकी प्रैक्टिस तो मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपीरियंस आता है ना, इनसे ये डर लगता है कि बहुत टफ आए जैसे नॉन वर्बल। नहीं बच्चे नहीं, ये टफ़ मैंने ये ऑलरेडी चीज़ क्लियर कर दी है कि ये टफ़ नहीं आएगा, ठीक है। मुझे अभी एक वो बच्ची का आंसर करने दें। अच्छा तो बच्चे मैं आपको ये बता रहा था कि आपको जो है, अगर टेस्ट आपका जल्दी होगा, अगर 10 दिन के अंदर है, हम आपसे फ़ीस भी कम लेंगे, हाफ़ फ़ीस लेंगे। लेकिन अगर टाइम है पड़ा तो हम आपसे वो 1600 चार्ज करेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बच्चों 1 मिनट, मेरा मोबाइल एक ऑफ़ हो गया जिससे मैं आपकी आवाज़ सुन रहा था, बस मुझे दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने दें। जी बच्चों, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बोलूं सर मैं? जी सर, मुझे ना बच्चे कौन बोलेगा? एक बच्चा बोले बस। अलीना आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे ना टाइम के रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा सर। जैसे हम एमडी कैट में हम एफएलपी अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है 3 घंटे का टेस्ट है तो हम 2.5 घंटे में कर लेंगे। सर अगर आप इसके एएफएनएस के, सर मैंने पेड सेशन ज्वाइन किया हुआ है आपका, अगर आप इसके कोई एफएलपी प्रोवाइड कर देते 3-4 तो हम लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट कर लेते, तो हमें पता चल जाता है कि हम इतने टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चे इसके जो एफएलपीज़ हैं ना वो पढ़े हुए हैं हमारे, आप उसमें देखें ग्रैंड टेस्ट की तरह पढ़े हुए हैं। 2 ग्रैंड टेस्ट पढ़े हैं, एक अभी मैंने लेने हैं, वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तो वो भी अपलोड कर दूंगा। सर वो तो मैंने आप में अटेम्प्ट रखा कर करें। लिया। हाँ तो बस आप जो है उसको अगर गेन करना चाह रही कर लें, नहीं तो आप जो है वो अगले टेस्ट का इंतज़ार कर लें, ग्रैंड टेस्ट 3 का। ओके सर। चलें और अस्सलाम बच्चे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर
सर जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने लिखने होते हैं। बच्चे लिखने नहीं होते, जस्ट एमसीक्यूज होते हैं, वो सोल्व करने होते हैं। अच्छा जल्दी से, एक और बच्ची काफ़ी देर से बोलने की कोशिश कर रही है, जल्दी बोलें, टाइम ख़त्म हो रहा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। सर मैंने क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फर्स्ट में बोलते हैं ना प्लीज 1 मिनट से कम लिया करें, क्योंकि सब में बोलना होता है। ये जो है घंटे घंटे लगा देते हैं, प्लीज माइंड भी ना करिएगा, सबको टाइम दिया करें बोलने का। चलें कोई बात नहीं बच्चे, बस क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, कोई मसला नहीं है। सर आपने बोला था ग्रैंड टेस्ट का, प्लीज सर ग्रैंड टेस्ट एक लाजमी दीजिएगा, आपने इसी वीक का बोला था। जी जी, मैं कल इंशाल्लाह ग्रैंड टेस्ट बनाता हूँ, फिर लेता हूँ वो। ओके सर, बुक्स की बात है, फेडरल बुक्स या पंजाब या सिंध से जो भी हों, या फेडरल वाली करें हम। बच्चे आप बस जो भी आपके प्रोविंस की बुक है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। चलिए हमारी क्लास अब एंड होने लगी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जल्दी बच्चे। सर मैंने पूछना था कि वो मैं पोर्टल ऑन कर रही थी, बार बार वो जो लास्ट मिनट वाले वो थे पीडीएफ, वो मेरे ओपन ही नहीं हो रहे हैं, इतने दिन हो गए मैं ट्राई कर रही हूँ। आप काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं अभी बस आ जा रहा था, आपको रिप्लाई देता हूँ और इशू सर मैंने किया हुआ है आपको। मैं देख लेता हूँ मैसेज आपका, ठीक है। चलें ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी एंड हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मेहनत करें। इंशाल्लाह कल भी ट्राई करेंगे हम क्लास लेने की। तो बच्चे अब टाइम ख़त्म है, अब अल्लाह हाफिज़ का टाइम आ गया है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। फी मान सर लास्ट क्वेश्चन